के अंदर जैसे इंटरकास्ट मैरिज अभी चल रहा है, हर रोज हम लोग भी जूझ रहे हैं। हम आज जनता दरबार लगाए हैं, उसमें एक अभी लास्ट में उसमें थोड़ा हमको टाइम भी ज्यादा लगे, हमें लगा कि हम यहाँ समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक ढाका की एक लड़की है, बंगाली लड़की, हिंदू लड़की है, उसने अपनी शादी की है यहाँ पाटलिपुत्रा में एक लड़के से। काफी पीएचडी कर रही हो लड़की, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ गवार लड़की है। वो इंटरनेट पे उसकी दोस्ती हो गई ढाका से। पाटलिपुत्रा के एक बड़े अच्छे परिवार में उसने शादी करी है। अभी 1 महीना पहले वो यहां से फिर अपने घर गई थी। उसके बाद अभी जब लौट के आई है तो बता रहे हैं कि उसके ससुर और उसके जो हस्बैंड है वो ताला बंद करके भाग गए हैं और वो अब इसको रखना नहीं चाहते। अब यहाँ पे झंझट उत्पन्न होना शुरू हो गया। अब इसमें हो सकता है कि यदि झंझट होगा तो अल्टीमेटली इट माइट टर्न इनटू मर्डर। आपने देखा एक वकील साहब की हत्या हुई अभी 6-7 दिन पहले। वो पूरा मीडिया में आने लगता है कि अब वकील भी सुरक्षित नहीं है, ये हो गया, लेकिन उसमें कारण क्या है? कारण ये था कि उनकी जो लड़की थी वो 1 साल पहले अंतर धर्मीय शादी करी थी, दूसरे धर्म के एक लड़के से शादी करी थी जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके 2-3 बच्चे हैं। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस मैरिज को। ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट मैरिज, और उसमें काफी टेंशन चल रहा था। अब कितने सारे मैरिजेज में टेंशन चल रहा है तो पुलिस इज नॉट अवेयर। हमें नहीं पता है कि किन किन मैरिजेज में अभी क्या स्ट्रेस चल रहा है, नहीं मालूम है। लेकिन यदि हत्या हो जाती है तब हम उसमें पिच इन करते हैं। और उसके बाद तो जैसे अब एक घटना हुई, उनके जो दामाद थे, दो ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिम एज दामाद, बट दामाद थे, उन्होंने प्लानिंग करके उनको मार दिया। हत्या हो गई। हम लोगों ने 2-3 दिन के अंदर में डिटेक्ट किया, शूटर को पकड़ा, उनके दामाद को भी पकड़ा। बट अब इस तरह की हत्याएं, जब समाज के अंदर इंटॉलरेंस है कि भाई हम इस तरह के मैरिज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन समाज में इस तरह के मैरिजेस हो रहे हैं, तो इन कारणों से यदि हत्याएं होंगी। अब जैसे एक मुजफ्फरपुर में 6-7 दिन पहले एक हत्या हुई। गोरौल एक ब्लॉक है वैशाली जिले में, वहां एक रोजगार सेवक थे, सरकारी कर्मी थे। उनकी वाइफ मुजफ्फरपुर में रहती थी। दोनों एक दूसरे को विश्वास नहीं करते थे। दोनों को ऐसा लग रहा था कि ही इज हैविंग सम अफेयर। फिर वाइफ को लग रहा था कि हमारे पुरुष का अफेयर है, पुरुष को लग रहा है हमारी वाइफ का कुछ अफेयर है। दोनों एक दूसरे पे टैब रखते थे, लोकेशन लेते थे। उसके बाद एक दिन रात में 12 बजे दोनों अगल बगल के कमरे में सोए हुए थे। पत्नी ने चाकू से पति की हत्या कर दी। अगले दिन सुबह उसने पुलिस को खबर की कि डकैत आए और हमारे पति को मार दिया। तो इनसे पूछा भाई आप कहाँ थे? तो हम बगल के कमरे में सोए रह गए। सुबह उठे तो पता चला भाई डकैत आपके कमरे में क्यों नहीं जाएगा? आपके कमरे में ऑर्नामेंट्स होंगे और भी बहुत सारे, पुरुष के कमरे में तो कोई खास मिलेगा नहीं। तो शक के आधार पे हम लोगों ने किया, अल्टीमेटली वाइफ टर्न्ड आउट टू बी द मर्डरर। अब यदि हस्बैंड और वाइफ अगल बगल में सोया हुआ है और वाइफ मर्डर कर दिया, उसमें व्हाट कैन पुलिस डू? तो ये जो हत्याएं हो रही है, जो सबको यदि आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कारण सोसाइटी के अंदर है। जो सोसाइटी में इंटॉलरेंस है, जो सोसाइटी में फैमिली का रोल चेंज हुआ है, जो सोसाइटी में जो एल्डर्स हैं उनका रोल चेंज हुआ है, इसके कारण जो अपराधीकरण हो रहा है, अपराध हो रहा है। तो सभी एजेंसी को एक साथ काम करना पड़ेगा। वो सर सारा समाज भी साथ, लेकिन एक छोटा सा, जनता भी चाहती है कि अपराधियों में पुलिस का ऐसा खौफ कि अपराधी कुछ करने के पहले सोचे। नहीं, देखिए, क्या वो खौफ कानून खौफ कम है? कानून से ही खौफ पैदा हो सकता है। एक हम लोगों ने 2005-6 में स्पीडी ट्रायल चलवाया था और काफी तेजी से हम लोगों ने कराया था। हाल के दिनों में थोड़ा स्पीडी ट्रायल, जिसको मैं अब स्टार्ट कर दिया हूं और काफी तेजी से चलेगा। अपराध नियंत्रण के लिए एक बना हुआ है आपराधिक न्याय व्यवस्था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है एक। ऐसा नहीं कि पुलिस अकेले अपराध नियंत्रण कर सकता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस आती है, पुलिस इनिशिएट करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एफआईआर दर्ज करके। उसके बाद फिर कोर्ट्स आते हैं, प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होम डिपार्टमेंट के अंदर है, प्रिजन्स है। प्रिजन्स की बात मैंने कुछ हद तक करी है कि प्रिजन्स के अंदर करेक्शन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जो पहली बार क्राइम करके जाते हैं उनको वहां पर इस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि वो
जब निकल के बाहर आए तो समाज के साथ इंटीग्रेट हो परफेक्टली और अपराध करने की उनकी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से उन्मूलित हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, वो बड़े अपराधी बन करके निकलते हैं, ट्रेनिंग लेकर के निकलते हैं। तो प्रिजन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। प्रिजन शुड एक्ट एज ए करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। फिर कोर्ट का रोल आता है, न्यायालय। न्यायालय में जो बोझ है केसेस का वो काफी अधिक है। आप जानते हैं न्यायालय खुद कई बार ये आया है, मीडिया में भी आया है कि एक एक न्यायालय के अंदर हजारों हजार केस हैं। अभी एक खेमका हत्याकांड हुआ था, तो खेमका हत्याकांड के पहले 2018 में इनके बेटे की हत्या हो गई थी वैशाली में, हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाने में। मैं उस समय सीआईडी में था, तो सीआईडी से ही हम लोगों ने उस केस को ब्रेक किया था और शूटर सहित 4 लोगों को चार्जशीट किया था। 1 महीने के अंदर चार्जशीट हो गया था। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि 7 वर्षों में, पिछले 7 वर्ष हो गए 2018 के बाद से, उस केस में मात्र 1 डेट पड़ा है 2022 में, दूसरा डेट अभी पड़ने वाला है। तो पुलिस 1 महीने में चार्जशीट कर दी, लेकिन अन्य जो हमारे विंग्स हैं, पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स है, तो वहां पर हमारा नहीं चल रहा है। हम कोर्ट्स को नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस डेट को दीजिए, उस डेट को दीजिए। तो ये सभी पिलर्स को जब एक साथ मिल करके काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से होगा, तभी ये हो सकता है। और सजा सबसे बड़ा डेटरेंस है। यदि पनिशमेंट हो जाए समय पे, स्पीडी पनिशमेंट हो जाए, महीने भर के अंदर ट्रायल्स हो जाए, जैसे आप देखते होंगे कि अंग्रेजों के जमाने में जो होता था, ये सेशंस कोर्ट का आप नाम सुना होगा, सत्र न्यायालय। सत्र का मतलब ये हुआ, जैसे सेशन होता है ना, अभी हमारा असेंबली सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। सेशन का मतलब है कि इतना तारीख से 5 दिन का भी सेशन चल रहा है। तो उसी तरीके से वहां होता था कि सेशंस डिसाइड होता था कि ये मर्डर केस को ट्रायल करने के लिए 20 तारीख से 25 तारीख तक का सेशंस चलेगा। 5 दिन में ट्रायल हो जाता था, फांसी की सजा हो जाती थी 5 दिन के अंदर में। आप लोगों ने सुना होगा कि 10 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में उस समय फांसी की सजा हो जाती थी। तो इसका डेटरेंस पड़ता था। धीरे 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 इसमें थोड़ी धीमी हुई है। इसको कैसे तेज किया जाए, तो ये हर तरह के कार्रवाइयों को हम लोगों को करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन को भी काफी क्रियाशील करना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर जो बोझ है न्यायालय में, जैसे किसी भी एक जिले में आप देखिएगा, आज हम लोग इलेक्शन रिव्यू कर रहे थे, तो आया कि एक जिले में, दरभंगा, समस्तीपुर में 70,000 केस ट्रायल में पेंडिंग है, 60,000 केस ट्रायल में पेंडिंग है। तो केस की जो पेंडेंसी है ट्रायल में, और लंबा समय लगता है, 15 साल 20 साल लगता है ट्रायल में, तो उसको हम लोगों को सर करना पड़ेगा। सर समय कम है, जाते जाते एक आखिरी सवाल और छोटा जवाब। बहुत सारे युवा बैठे हैं। एक वैशाली के छोटे से गांव से निकलकर पटना से पढ़ाई करके आईआईटी खड़गपुर जाकर आईपीएस बनना, बिहार का डर लेना, डीजीपी बनना, सफलता का मूल मंत्र क्या है? बहुत सारे युवा बैठे हैं सर, आगे देख रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा, जैसे गांव में पैदा लिया बगल में, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, तो संस्कारों की कमी नहीं थी। बचपन से ही बड़े अच्छे संस्कार उन्होंने दिया। खुद भी टीचर थे, बड़े सख्त टीचर थे। और मैंने पढ़ा, बगल के ही गांव के हाई स्कूल से ही पढ़ा, और काफ़ी अच्छे अंक आए थे। मैंने भी नहीं सोचा था कि उतने अंक आएंगे। और मैं बिहार बोर्ड में करीब 10 के अंदर मेरा पोजीशन आया था। फिर मैं साइंस कॉलेज पटना, जो उस समय काफ़ी सॉट आफ्टर कॉलेज हुआ करता था, साइंस कॉलेज पटना में आया। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी लगन के साथ पढ़ाई की, और सेकंड पोजीशन यूनिवर्सिटी में मेरा था 82 में। फिर पहली बार ही मैंने आईआईटी दिया, बगैर कोई कोचिंग का आईआईटी चला गया। आईआईटी के बाद फिर मैंने जॉब भी किया, फिर मास्टर्स भी किया आईआईटी बॉम्बे से, फिर जॉब भी कई करे मैंने। 86 से 91 के बीच में 5 साल मैंने कई सारे जॉब्स भी किए। और जॉब करते करते मैंने एक बार ऐसे ही ट्राई किया, और बगैर कोई तैयारी का ही मेरा आईपीएस में भी हो गया था। मैं 90 में दिल्ली आया था बॉम्बे से, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में मैं जॉब कर रहा था, एमटेक करने के बाद आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद मैं दिल्ली आया कि यूपीएससी दूंगा 90 मई में, और मैं सोचा था अगली साल मैं दूंगा, 91 में मैं दूंगा, 90 में कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। लेकिन मैं 90 में ही हुआ कि एक बार देखते हैं कि कैसा है, लेकिन उसी में मेरा हो गया, पहली बार में ही मेरा हो गया। मैंने बगैर तैयारी का ही मैंने यूपीएससी कर गया। तो मैं युवाओं को यही कहूंगा कि आप यदि निरंतर रूप से
लगातार रूप से यदि आप अध्ययनरत रहेंगे, आप में यदि जिज्ञासा रहेगी, यदि आप इंक्विजिटिव रहेंगे ज्ञानार्जन के प्रति कि हमेशा प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल हम ज्ञान अर्जित करते रहे, तो आपको किसी चीज की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अनायास आप मैंने जो भी कंपटीशन दिया, इंजीनियरिंग सर्विस भी मैंने दिया था 88 में, मैं एमटेक कर रहा था उस समय, तो इंजीनियरिंग सर्विस में भी हो गई। मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन किया और मैंने एक दिन भी छुट्टी भी नहीं ली अपने जॉब से। जिस दिन एग्जाम था उसी दिन छुट्टी ली थी और ईश्वर की कृपा है कि यूपीएससी भी निकल गया। तो यदि आप लगन के साथ लगातार काम करेंगे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन कि आप सक्सेस नहीं पाएंगे। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है। धन्यवाद विनय सर आने के लिए न्यूज 18 इंडिया संवाद Thank you so पर much. बिहार के बारे में। हम बुलाना चाहेंगे अपने मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को आपको सम्मानित करने के लिए।